नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो अपवर्तन का चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, उससे जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हम उन सब प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है अपवर्तन वाली, तो आप वो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देख के आएँगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चन के आंसर पहले से ही आपको आते होंगे और आप जब क्वेश्चन के आंसर दोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपके एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो बड़ा सिंपल है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। इसी घटना को कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक क्यों नहीं होता है? मतलब अपवर्तनांक का कोई कुछ भी मात्रक नहीं होता है, उसका क्या कारण है? क्योंकि अपवर्तनांक दो समान राशियों शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। तो जब भी अनुपात होगा, तो ऊपर से नीचे वाली वैल्यूज कट जाती है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये एक शुद्ध संख्या होती है। तो ये है आपका सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। क्योंकि प्रकाश की चाल मतलब चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब क्योंकि मीटर पर सेकंड ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, तो इससे कट जाएगा मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड, तो ये एक सिर्फ संख्या बचती है। तीसरा आपके पास है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इस कथन का अर्थ है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना होगा। यानी हीरे में प्रकाश की गति बहुत धीमी होती है। उसका क्या कारण होगा? क्योंकि जो हीरा होता है वो बहुत सघन होता है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो उसकी चाल कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला आपके पास है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी चाल और दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी अभी बात करी थी मैंने। तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी और किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो होता है डायोप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। डायोप्टर डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। अगला है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। आप शॉर्ट में से याद कर सकते हो, अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बस आप ऐसे भी से याद रख सकते हो। दूसरा है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, नियतांक होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये है साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होगा? कांस्टेंट, मतलब स्थिरांक के बराबर होगा। तो ये आपके पास प्रश्न नंबर 6। सातवां है, कारण दीजिए। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? अगर आप एक ग्लास में, माना आपके पास कोई ग्लास है, अगर उसमें आप पानी भर देते हो, जैसे कांच का गिलास है, और अगर उसमें एक पेंसिल डाल दो आप सीधे, तो आपको पेंसिल ऐसे दिखाई देती है। बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो प्रकाश है वो जब एक माध्यम से मतलब विरल से सघन में जाएगा, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो ये आपको हल्का सा टेढ़ी दिखती है। तो वही यहाँ पे इसका आंसर भी होगा। दूसरा दिया हुआ है, तालाब का तल वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो दोनों का आंसर ये है, ये दोनों घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन का कारण होती है। जब प्रकाश की किरणें पानी से हवा में जाती है, मतलब सघन से विरल माध्यम में आती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिससे वस्तु की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। तो ये है सेकंड वाले का आंसर। जबकि पहले वाले का आंसर क्या है? क्योंकि जो वायु है वो विरल माध्यम है, पानी सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश किरण सघन विरल से सघन में जाएगी, तो उसकी गति कम हो जाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यही इसका आंसर होगा पहले वाले का।
आगे लिखा हुआ है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेंस की क्षमता का मतलब है किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता होती है उसी को बोला जाता है लेंस की क्षमता। मतलब प्रकाश की किरण को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं हम लेंस की क्षमता। या हम इसे कह सकते हैं ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता, तो P बराबर 1/f होता है और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। D से इसे दिखाते हैं, ठीक है। आगे आपके पास है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में मुख्य अंतर क्या है। बड़ा सिंपल है, बनावट में आपको पता है उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, साइड से पतला होता है। अवतल इसका जस्ट उल्टा होता है, बीच से पतला होगा और साइड से मोटा होगा। प्रकृति कैसी होती है, तो जो भी किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है ये उसे एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसे अभिसरित या अभिसारी लेंस भी कहते हैं, याद रखने से भी। और जो अवतल लेंस है इस पर जो भी किरणें पड़ेंगी ये उसे फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं अवतल लेंस को। फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, जबकि जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। अगला आपके पास है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, और ये कभी कभी 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। एक आरेख की सहायता से कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए और सिद्ध कीजिए कि जो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। बहुत सिंपल है, जब भी प्रकाश की किरण एक स्लैब से गुजरती है, कांच के स्लैब से, तो उसमें 2 बार उसका अपवर्तन होता है। आपको दिख रहा होगा ये किरण आई, यहाँ पे इसका अपवर्तन हुआ क्योंकि ये विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, तो ये अविलंब की ओर झुक गई यहाँ से नीचे। अब दूसरी बार जब ये सघन माध्यम मतलब कांच से फिर हवा में जाएगी तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी, ये आपको दिख रहा होगा। अब पहले पृष्ठ पर आपको दिख रहा होगा एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। जो ये वाला पृष्ठ है, ये वाला जो एंगल आई है वो बराबर होता है एंगल आर के, और दूसरे पृष्ठ पे जो एंगल ई है, ई मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये बराबर होगा एंगल आई के। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। इट मीन्स आई बराबर ई। तो क्योंकि स्लैब के दोनों पृष्ठ समांतर होते हैं तो इसलिए अंदर का अपवर्तन दोनों कोणों के पृष्ठ पर समान बना रहता है। आई किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। और जो ये निर्गत किरण है और जो ये जो ओरिजिनल किरण है ये वाली, इनके बीच की लंबवत दूरी को बोला जाता है पार्श्व विस्थापन। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है जरूर से। लास्ट क्वेश्चन इसमें, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। क्या विशेषताएं होती हैं, तो वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और के भीतर फोकस के भीतर वस्तु होने पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये है जो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, हमने सारे पढ़े हुए थे एक एक करके, तो सारी बातें हमने इसमें की है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि अपवर्तन में जितने भी संभव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने इसमें डाल दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करिए और चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिए। चले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।